बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सईद अहमदी कैट एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आज क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला एमसीक्यू है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इनटू अ सब शेल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। अब ये n इज इक्वल टू 3 जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जबकि ये जो l है ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है। इसको सबशेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे सब शेल में, ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उससे पहले कुछ फार्मूले आपको याद करने होंगे कि इलेक्ट्रॉन एक शेल में उसके लिए फार्मूला होगा 2n² और इलेक्ट्रॉन एक सब शेल के अंदर फार्मूला होगा 2 × 2l+1। किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ये फार्मूला आपको याद करने होंगे। ये 5 फार्मूले हैं जिसकी वजह से अब मदद से आप आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, वो n² के फार्मूले से, और एक शेल में कितने सब शेल्स होंगे, ये फार्मूले आपने सीखने हैं, याद करने हैं। अब वो कहता है कि कितने ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आएंगे सब शेल में, तो उसके लिए फार्मूला है 2 × 2l+1, यानी l की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो 2 × 2 × 1+1 ये हम कर देंगे। सो 2 × 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। अगला क्वेश्चन है कि विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच वन विल नॉट चेंज। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेंज करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। सो अगर आप साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते हैं तो साइज ऑफ ऑर्बिटल चेंज होता है, साथ में एनर्जी भी जो है ना वो भी साथ साथ चेंज होती है कि जितनी एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी उसके साथ साथ जो है ना वो बढ़ती जाती है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें, साइज ऑफ s ऑर्बिटल ये इंक्रीज होता है, एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल ये भी इंक्रीज होती है, साइज ऑफ p ऑर्बिटल ये भी इंक्रीज होता है। सो शेप ऑफ p ऑर्बिटल इट रिमेन्स सेम, और p ऑर्बिटल की जो शेप है दैट इज डम्बल शेप, ये इसको डम्बल शेप कहते हैं, ये p ऑर्बिटल की है। अब वो चाहे 2p हो, या चाहे वो 3p हो, या चाहे वो 4p हो, उसका जो साइज है वो सेम रहेगा। सपोज ये 2p है, ये 3p है और ये 4p हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा पिछले डिस्कशन के अंदर ये हमारे क्वेश्चन दो बार गुजर चुका है, लेकिन हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि नॉन डायरेक्शनल नेचर जो है ना वो s ऑर्बिटल की होती है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। एप्लीकेशन ऑफ हुंड्स रूल, ये हुंड्स रूल की एप्लीकेशन है, ठीक है। नोडल सर्फेसेस वो जगह होती है दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होती है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये मैंने पहले भी एमसीक्यू डिस्कशन में कहा था कि ये मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और डीजेनरेट ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम होगा तो फिर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो इस बेस से ए जो है ना वो मैच करता है y से, b मैच करता है z से, और ये जो c है ये मैच करता है x से। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको x कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बीटा। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। अब इसके अंदर एक रूल आप ये देख लीजिएगा कि जो l की वैल्यू होगी वो हमेशा n से कम होगी, हमेशा कम होगी, वो कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकती है। बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बराबर भी नहीं हो सकती, नंबर 1। दूसरे नंबर पर रूल ये है कि जो s है वो s वो कभी वो या तो +½ होगा या तो -½ होगा, इसी के अंदर ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा बीटा ऑप्शन के अंदर कि n जो है वो l जो है वो n से बड़ा है, l कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता है। बाकियों में l छोटा है वो ठीक है, और s जो है वो हाफ है, पॉजिटिव हाफ होगा या नेगेटिव हाफ होगा। तो अगला क्वेश्चन है, विदाउट अप्लाइंग हुंड्स रूल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड। आप अगर हुंड्स रूल अप्लाई नहीं करते तो आप फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिएगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हुंड्स रूल की एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो आप उस एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अलग रखें रादर देन पेयरिंग इट। तो हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे हुंड्स रूल की कोई एप्लीकेशन हमें नजर नहीं आ रही है। इसी तरीके से सोडियम में भी हमें हुंड्स रूल की कोई एप्लीकेशन नहीं आ रही, क्योंकि S इज द बैलेंस और हमारे पास ना तो आगे एम्प्टी ऑर्बिटल है ना और इलेक्ट्रॉन्स है। नियॉन 10 के अंदर भी हुंड्स रूल की एप्लीकेशन नहीं होती है, क्योंकि कोई भी आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। एज फार एज फास्फोरस इज कंसर्न तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने ये इलेक्ट्रॉन्स भर दी हैं इसके अंदर 12, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। तो हुंड्स रूल ये कहता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग से अरेंज करना है। तो ये फास्फोरस में
होन्स रूल अप्लाई होता है। अगर होन्स रूल को अप्लाई नहीं करते हैं तो वैलेंसी भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा भी बन सकता है कि होन्स रूल के एप्लीकेशन से वैलेंसी को भी सेटिस्फाई किया जाता है, वैलेंसी भी मालूम की जाती है। हाउ मेनी टोटल अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटॉमिक नंबर Z is 24। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 24 है तो उसमें कितने अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो उसके लिए हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। अब ये जो 24 है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इसको मैं 3d4 और 4s1 कर देता हूँ, 4s2 कर देता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्रोमियम की। अब इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जी इसमें आपने 4s में से एक इलेक्ट्रॉन उठाना है और उसको आपने इधर लेकर आना है 3d के अंदर, ठीक है। तो रादर देन राइटिंग इट 3d4 आप इसको इस तरह लिखेंगे 3d5 और 4s1। और ये भी पहले डिस्कशन में हम एक्सप्लेन कर चुके थे कि d में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपने d में 5 डैशेस डाल लेनी है क्योंकि d के 5 ऑर्बिटल्स हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे लगा देना है, तो d में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। Which of the following does not correctly relate the arrangement of electron? Arrangement of subshell is given by n plus l rule, Weiss-Wieser rule। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो सबशेल की एनर्जी है वो इसी ऑर्डर में इंक्रीज होगी। Filling the electron in an orbital is given by Pauli's exclusion principle। Filling the electron in degenerate is given by Hohn's rule। Arrangement of electron is given by octet rule। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डेल्टा है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज गिवन बाय ऑक्टेट रूल। ज़रूरी नहीं है कि ऑक्टेट ही कंप्लीट होगा, बाज़ औक़ात होता है, वो बहुत केसेस में नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ नोबल गैसेस में ऑक्टेट मुकम्मल होता है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एक एटम की कोशिश है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, लेकिन हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं होता ना, वो तो बॉन्ड बनाता है तभी जाके ऑक्टेट मुकम्मल होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16 एंड इट बिलोंग्स टू पीरियड एंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस तरह का क्वेश्चन भी हमारा पहले गुजर चुका है। तो इसके लिए हम सपोज हमारे पास एक एटम है 16 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख लेते हैं। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, सो 2, 8 और 6। अब हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपको एक एटम के पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा जी, नंबर ऑफ शेल्स से, और उसका ग्रुप नंबर आपको कैसे पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद से। अब इसके अंदर 3 शेल्स हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एटम का जो पीरियड नंबर है वो 3 हो गया, और उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो ग्रुप नंबर हो गया दैट इज 6। तो इसका पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर इसका 6 हो गया, तो करेक्ट आंसर इज बीटा। अब देखिए ये भी बिल्कुल वैसी है, बट आपने यहाँ पे तरतीब देखनी है कि पीरियड पहले और ग्रुप बाद में है। एन अननोन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियॉन 3s2 3p3 कैन फॉर्म यूनिनेगेटिव आयन, डाई पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे ऑक्टेट रूल अप्लाई होगा। An unknown element having electronic configuration neon 3s2 और 3p3 can form। अब यहाँ पे आपने ऑक्टेट रूल को अप्लाई करना है कि 3s2 और 3p3, इसलिए हमने अब ऑक्टेट मुकम्मल करना है। तो ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इट हैज़ टू टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी नियॉन 3s2 और 3p6। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो इसके ऊपर -3 का चार्ज आएगा, सो ये ट्राइनेगेटिव आयन बना लेगा। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का अगर हम देखें, दिस इज इट, तो इसमें जो पहला डिजिट है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हमने यहाँ पे देखें कि ये जो ऑप्शंस हैं ये एलिमिनेट कर लेनी है। चार्ली एलिमिनेट हो गया, डेल्टा एलिमिनेट हो गया, बीटा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि वो दूसरा ही शेल है, तो यहाँ से हम इसको एलिमिनेट करके एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाएगी। वैसे उसके बाद अगर हम देखें तो L इज इक्वल टू 1 रह जाता है, क्योंकि P है ना, तो P है तो वो P के लिए L की वैल्यू 1 होगी, और फिर बाकी M की वैल्यू भी हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट। कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। कार्बन 6 है, इट इज 1s2 2s2 2px1 और 2py1। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। वो जो हम कार्बन लिखते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होता है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s2 से जंप करता है 2pz में, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। इसीलिए तो ये कहते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, क्योंकि वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो वो ग्राउंड स्टेट में 2 होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द हुंड रूल। इफ यू लुक एट इट, वायलेशन इसमें कहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे आप चार्ली में देखिएगा कि एम्प्टी ऑर्बिटल भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉन को इन्होंने पेयर किया हुआ है। तो हुंड रूल ये कहता है कि अगर एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करना, बल्कि आपने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रखना है। नंबर ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन O-2, यानी O-2 जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लिख दी है। अब ये कहता है O-2 हमने करना है, यानी ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेने हैं। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन आएगा 2p-y में, तो ये 2p-y में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन 2p-z में आ जाएगा। तो इसमें कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो जाएंगे। डेल्टा विल बी आर करेक्ट आंसर। क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ अ सबशेल। ओरिएंटेशन ऑफ अ सबशेल हमें कौन बताता है, यानी कि स्पेस में और एक ऑर्बिटल है वो किस तरह से है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एक ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशन होगी। अगर m इज इक्वल टू, सपोज वो कहता है कि m की वैल्यू 3 आ गई है, तो इसका मतलब है इसकी 3 ओरिएंटेशंस आती हैं। वो p, सपोज हम l इज इक्वल टू 1 है, तो m इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा -1, 0 और +1 हो जाएगा। या m की वैल्यू जो है ना वो 2l+1 से भी हम निकाल सकते हैं, तो 3 वैल्यू होंगी। तो ये हो जाएगा px, दूसरी ओरिएंटेशन py हो जाएगी और तीसरी ओरिएंटेशन pz हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल इज वायलेटेड। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल किसके अंदर वायलेटेड है? पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल की 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन इसकी यह है कि ऑल क्वांटम नंबर वैल्यूज जो है, तमाम क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, या 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल कैन नॉट हैव सेम स्पिन। 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में होते हैं उनकी सेम स्पिन नहीं हो सकती। The electrons identified by the given quantum number can be placed in order of increase energy from the lowest to highest. एनर्जी हमने फाइंड करनी है तो L+L रूल हमने फाइंड लगाना है, वाइज-वीजर्स रूल। तो पहला जो है ये 4 + 1 इट कम्स टू बी 5। दूसरा जो होगा दैट इज 4 + 0 इट कम्स टू बी 4। तीसरी की जो वैल्यू आएगी दैट इज 3 + 2 इट कम्स टू बी 5। चौथी की जो वैल्यू है दैट इज 3 + 1 इट कम्स टू बी 4। तो हमने कहा था कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम n+l वैल्यू सेम है देन वी हैव टू लुक फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। सो इफ यू लुक एट दिस वन, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, सबसे कम है, यानी एक तो n+l वैल्यू भी कम है और फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू भी कम है, तो 4 की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। तो हमारी ऑप्शन ए ही बन जाती है, ये 4 की एनर्जी सबसे कम है। और बाकी में आप देखिएगा उसके बाद 4 के बाद जो है ना वो 2 आ जाता है, उसके बाद फिर इन दोनों की n+l वैल्यू सेम होती है लेकिन इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है। द सेट ऑफ एलिमेंट विच वायलेट अफबाउ's प्रिंसिपल इज, वो कॉपर और क्रोमियम है, ठीक है, जो अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। तो कैसे? इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे 4s हमने कंप्लीटली फिल नहीं किया और 3D में इलेक्ट्रॉन भेज दिया, तो ये वायलेशन इसकी इस तरह हो जाती है। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम में बी रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत आसान क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाइट्रोजन की प्रेजेंट होगी, वो 2px1, 2py1 और 2pz1 से होगी। द थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम एटम विल हैव क्वांटम नंबर। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखें तो लिथियम इज 1s2 और 2s1। इसका जो n होगा, n की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो n इज इक्वल टू 2 आता है और s के लिए l की वैल्यू आती है 0। तो इसमें अगर आप करेक्ट आंसर देखें n की 2 ये हो सकती है और l 0 इसमें होगा, तो करेक्ट आंसर इज बीटा। द वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 है और l इज इक्वल टू 0 मतलब s है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो n यहाँ से मैंने मालूम किया कि ये तीसरा शेल है, यहाँ से मैंने मालूम किया कि ये s सब शेल है, और s में तो आगे फिर ओरिएंटेशन होती नहीं है, और प्लस हाफ का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो एलिमेंट इसमें कौन सा हो सकता है? तो इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो आता है 2s1, ये आता है 3s1, ये आता है 4s1 में। तो वी हैव द करेक्ट आंसर ओवर हियर, वो हो गया सोडियम का। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हमने अभी इसी में देखा
कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इसकी बजाय इस तरह बनती है कि इसको हमने लिखना है आर्गॉन 18 और उसको 3d10 हमने लिखना है और 4s1 हमने लिखना है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। द क्वांटम नंबर डिस्क्राइब अबाउट द नंबर ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन इन सबशेल। अभी हमने बात की कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एक सबशेल की कितनी ओरिएंटेशन होगी। When n is equal to 4, all possible values of magnetic quantum number for valence shell, n की अगर वैल्यू 4 होगी तो l की ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमने ऑल पॉसिबल वैल्यूज देखनी है, तो हम मैक्सिमम वैल्यू l की लेंगे। तो m जो होगा वो प्लस माइनस l से लेकर वो मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्लस l तक जो है ना वो जाएगी। तो हम इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट लाइक दिस। हम इसको -3, -2, -1, 0 प्लस इस तरह भी लिख सकते हैं, या m इज इक्वल टू, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारी जो है ना वो अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर। द सबशेल हैविंग n इज इक्वल टू 6 एंड l इज इक्वल टू 3 इज डिजिग्नेटेड एज, अगर वो होगा तो l इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है s सबशेल, l इज इक्वल टू 0 का मतलब l इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है p सबशेल, l इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है d सबशेल और l इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है f सबशेल। तो 6 है और साथ में 6f हो गया, तो करेक्ट आंसर इज बीटा। Which statement is wrong about quantum number? n gives the idea of energy and the size of orbital। बिल्कुल ये हमें यही बताता है। ये दो फार्मूलेज हैं, साइज के लिए और एनर्जी के लिए। m give the energy of an electron in an orbital। नहीं, m हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। What is the orientation of orbital in space? वो हमें ये बताता है। So it is the incorrect answer। The last electron in sodium and potassium can be designated by। जो last electron है वो हमें कौन बताता है? The last electron in sodium and potassium it can be designated by। सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो आता है 3s1 में और पोटाशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन आता है 4s1 में। तो चूंकि सबशेल सेम है तो l की वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएगी, m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और s की वैल्यू +½ रहेगी दोनों के लिए। तो एक ही चीज चेंज हो रही है, वो है जी इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस को बता रहा है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन k ऑफ z इक्वल टू 19, इन इसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसके लिए आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है आखिरी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। तो इसके लिए वी नीड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। s सबशेल है, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन s सबशेल में है, तो s सबशेल की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि l इज इक्वल टू 0 होगा तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। For a given value of azimuthal quantum number, the total number of value of magnetic quantum number m will be। तो हम यहाँ पे ये इसमें फार्मूले में डिस्कस कर चुके हैं कि आपने किस तरह ओरिएंटेशन बतानी है ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, वो 2l+1 होंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज बीटा 2l+1, ये हमें फार्मूला बताता है। कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन azimuthal quantum number l equal to 1 and 2 respectively are। l equal to 1 है तो l equal to 1 का मतलब होता है कि ये p सबशेल है और l equal to 2 का मतलब है d सबशेल है। अगेन वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो वो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि l is equal to 1, p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। सो इफ यू लुक एट इट, p में ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी p में 6 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो गई है, और इसके बाद वो l equal to 2d में वो इलेक्ट्रॉन की तादाद वो 5 बता रहा है। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो करेक्ट आंसर इसमें बीटा बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4f। 4f है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका हो जाएगा 4 और एजिमुथल क्वांटम नंबर इसका हो जाएगा 3। तो करेक्ट आंसर इसमें आप देखिएगा 4 के साथ जो है ना वो या तो ये ऑप्शन हो सकती है या तो ये ऑप्शन हो सकती है। अब इन दोनों में जो l की वैल्यू है ना और m की वैल्यू को अगर आप देखें तो m की वैल्यू जो होगी वो m की वैल्यू वो होगी -l से लेकर +l तक मैक्सिमम वैल्यू, यानी m की वैल्यू भी l से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप इसमें देखिएगा यहाँ पे वैल्यू +4 है, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे 40 बनता है। अगला क्वेश्चन है जी, द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्राउंड स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर।
n इज इक्वल टू 4, तो ये 4s में इलेक्ट्रॉन होगा। और अभी थोड़ी देर पहले हम ये वो कर चुके हैं, तो ये एटॉमिक नंबर वो पोटाशियम का होता है। सो इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम, के जो है पोटाशियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 4s1 है। तो ये पोटाशियम ही करेक्ट आंसर इसका बनता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, अगेन अब ये वाला भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल का कर चुके हैं कि किसी भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का फार्मूला जो है ना वो 2 × 2l+1 होता है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो चार्ली बनता है। Which of the following element has the least number of electron in n shell? अब इसके लिए we need electronic configuration of each element. Look at the electronic configuration. तो ये उसका k shell हो गया, ये इसका l shell है, ये इसका m shell है और ये इसका n shell है। तो ये n shell हो गया, ये n shell हो गया और ये n shell हो गया। तो किसके n shell में least number of electron है? तो वो क्रोमियम जो है उसके n शेल में लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी के n शेल में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 2 है और क्रोमियम के n शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। द क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर इट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। प्रिंसिपल नंबर हमें साइज एनर्जी बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस बताता है। An element having maximum number of unpaired electron in p subshell will have atomic number. तो for that we need to write the electronic configuration. हमें electronic configuration लिखनी है। ये जो नियॉन 10 है, ये 10, अब हमें ये तो पता है कि अगर इसको क्विक हम हल करें तो नियॉन 10 में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर उसके बाद ये जो 12 है ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और जो 15 है ये फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और 16 जो है वो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी भी होगी तो हम यहाँ से लिखते हैं कि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इफ यू राइट इट 1s2, 2s2 और ये 2p6, 3s2, 3px1, 3py1 और 3pz1 है। तो अब जो ग्रुप नंबर 5 है उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो p सब शेल में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ग्रुप नंबर 5 के हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखेंगे तो p में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें तो है ही कोई नहीं, और सल्फर के अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होती है। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो m की वैल्यू होती है ना, m की वैल्यू वो होती है 2l+1, या m की वैल्यू जो है वो +0 और ±l होती है। तो L के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पॉसिबल नहीं है? तो इफ यू लुक एट द अल्फा में आप देखिएगा D सब शेल 2D में नहीं होता है। D सब शेल तीसरे शेल से जो है ना D सब शेल शुरू होता है। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन रिटेन इन कॉपर 2+। तो फॉर दैट वी नीड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें तो ये कहता है कॉपर 2+ है, यानी यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने हैं। ठीक है, अब जो रिमूवल होती है वो होती है हाईएस्ट ऑक्युपाइड जो शेल होता है उससे हमने निकालने हैं। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड S है, यहाँ से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये खत्म हो गया, और एक और इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है बिकॉज वी हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये D10 की बजाय ये D9 हो गया। अब ये D में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं आपको ये तरीका बार बार बता चुका हूँ कि आपने 5 डैश लगाने, 9 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचा D9 में। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। अगला क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35। हाउ मेनी sp_d इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली पोजेस इट इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ये हो गई है। अब वो कहता है कि sp_d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम और ये 8 हो गए, तो s में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में इलेक्ट्रॉन 6 और 6 12 और ये 17 हो गए, p में 17 हो गए, और d में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसमें 10 हो गई है। सो करेक्ट आंसर इज आर चार्ली। A dipositive cation has 16 electron in its M shell. The element is। अब एक मेटल है उसके M shell के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो डाइपॉजिटिव है। तो डाइपॉजिटिव का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से हमने रिमूव किए हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम इसकी लिखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमने रिमूव कर दिए क्योंकि +2 है, 2 ये रिमूव कर दिए हैं, यहाँ से 1 रिमूव कर दिया तो 4 बच गए और 2 ये रिमूव कर दिए। अब इसका ये जो शेल है दिस वन, ये इसका K शेल है, दिस वन इज L शेल और ये M शेल है। तो अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हम गिने तो ये M शेल है, फिर उसके बाद ये इसका M शेल है दिस वन और ये इसका M शेल है। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर हम गिने इन एलिमेंट्स के अंदर तो 2 और 6 8 और 13 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए हैं, ये 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए हैं और ये 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा निकल बनता है। तो निकल में डाई पॉजिटिव में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं M शेल के अंदर। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव सेम स्पिन, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी 2 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो ये होगी, दूसरी डेफिनेशन ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स इन सेम एटम। एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S इज इक्वल टू +12 इन 4D शेल। अब D शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10, तो आपने ये इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें लगा लेने। तो अब देखें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 10 में से जो आधे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्पिन होगी क्लॉकवाइज और उसके लिए S की वैल्यू हो जाएगी +12 और आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी और उसके लिए S की वैल्यू हो जाएगी -12। अब वो कहता है +12, तो अगर मैं गिनूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके लिए S की वैल्यू +12 हो जाएगी और 5 ऐसे हैं जिनमें S की वैल्यू -12 हो जाएगी। यहाँ पर वो कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा, कम तो हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 5 ही होंगे। एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द अवेलेबल डीजेनरेट ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग इन एनी ऑफ द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू, ये कहता है जी डीजेनरेट ऑर्बिटल में हुन्स रूल के मुताबिक जो है ना वो ऑक्युपाई करता है कि अगर ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे तो इलेक्ट्रॉन इट विल टेंड टू गो इनटू द सेपरेट ऑर्बिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल वायलेशन पहले कर चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव सेम, अगर n की वैल्यू जो है ना वो 4 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी, तो l की वैल्यू जो है वो शुरू होगी 0 से लेकर और मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक जाएगी। तो l की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 4 है तो ये 0 1 2 और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 होगी। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। All electron in an atom is completely described by the 4 quantum numbers, 4 quantum number। ये quantum number की definition ही है कि जी quantum number set of number which explains the behavior of electron, address of electron या nature of electron को explain करता है, उसको quantum numbers कहते हैं। Which of the following statement is are correct about azimuthal quantum number? All of this is, इसको L से डिनोट किया जाता है, ये सब शेल को भी बताता है और ये ऑर्बिटल की शेप को भी बता देता है कि अगर L इज इक्वल टू 0 हो तो स्फेरिकल होगा, L इक्वल टू 1 होगा तो डम्बल होगा, L इक्वल टू 2 होगा तो डबल डम्बल शेप होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अब इसके हम 2 रूल डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने ये देखना है N और L की वैल्यू। L हमेशा N से छोटा होता है, तो इसमें N बड़ा है L छोटा है, ये ठीक हो गया। अब M जो है वो भी L के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, क्योंकि जो M की वैल्यू होगी, M की वैल्यू ये -L से शुरू होती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी +L तक जाती है, तो ये M कभी भी L से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर आप पहली ऑप्शन के अंदर देखें कि M जो है ना वो बड़ा है L से, तो वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू बड़ी। बाकी में आप देखिएगा L इज लेसर देन N और यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर ठीक है, ये अल्फा इज द करेक्ट आंसर। स्कैंडियम हैज एटॉमिक नंबर 21, विच वन विल बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ना वो करेक्ट में बीटा बनती है, 3d1 है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद गिन लें, 2 4 6 10 12 18 20 और ये 21 इलेक्ट्रॉन्स इसके बनते हैं। और यहाँ पर ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि 4s के बाद ना 3d आता है, अगर आप n+l वाइज वीजर्स रूल को सामने रखें तो। Which of the following pair has the same electronic configuration as possessed by neon 10? neon 10 में यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो +1 का मतलब है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 हो गई है, ओके। और क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, तो 17 में एक और ऐड कर लें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो गोया ये ऑप्शन नहीं है। पोटाशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पोटाशियम +1 में 18 इलेक्ट्रॉन, ये आर्गॉन के बराबर है, तो ये भी नहीं होगा। सोडियम में
टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 11 और Na+ में तादाद हो जाएगी 10 और मैग्नीशियम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12। एक रिमूव करें तो 11 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9, -1 में हो जाएंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज